पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मार्केट का फीलर लेते हैं। कल मार्केट नीचे गई, उसमें रिकवरी आई थी और आज सुबह से थोड़ा सा वो ऊपर रही 300-400 पॉइंट्स, लेकिन उल्टा चली। आज ऊपर रह के फिर मार्केट के आखिरी टाइम पे सेलिंग आ गई, तो फिर नीचे क्लोज हुई है तकरीबन 100 पॉइंट्स के एडिशन के साथ। लेकिन वही बात है कि थोड़ा ऊपर नीचे ज़्यादा ऊपर ज़्यादा नीचे नहीं हो रही। बायर सेलर्स दोनों इस वक्त मार्केट में नजर आ रहे हैं। और पीएसओ का क्विकली देख लें तो पीएसओ में जो है आज छलांग लग गई। अब इसका रिजल्ट वही जो हमने जैसे पहले बात की थी कि रिजल्ट बड़ा अच्छा आया, तो कई दफा अच्छे रिजल्ट के बाद जान के शेयर को प्रेशर में रखा जाता है ताकि लोग उससे इधर उधर हो जाएं और फिर उसको ऊपर ले जाएं। तो कोई पता नहीं यहाँ से अब इसमें अप ट्रेंड शुरू हो जाए या यहाँ कल ही इससे नीचे भी ले आए, वो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन बहरहाल हमने अपना कुछ माल खरीदा था 133 के आसपास, उसमें से हमने कुछ निकाल दिया है और कुछ हम बाकी लंबे अरसे के लिए रख लेंगे, देखें कहाँ तक इसमें मूव बनती है। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। सर्किट ब्रेकर्स को देखें तो फिर देखें, जब इतनी सारी कंपनियों को लॉक्स लग रहे हों, चाहे उनमें से ज़्यादातर कंपनियां इतनी काबिल गौर भी ना हों, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा कहना मुश्किल होता है कि भाई ये इतने लॉक्स लग रहे हैं तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। मार्केट नीचे भी होती है, ऊपर भी होती है, तो लेकिन बहरहाल बात वही है कि लॉक्स इनमें ज़्यादातर ऐसी ही कंपनियों में लग रहे हैं जो हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है, तो हमें इनका कोई टेंशन नहीं है। लोड लॉक में भी कोई ख़ास काबिल ज़िक्र बात नहीं है। आज किसी कंपनी ने आई थिंक बोर्ड मीटिंग अनाउंस नहीं की, लेकिन रिजल्ट्स काफ़ी सारे आए, तो वो देख लेते हैं। फौजी सीमेंट का आया तो इनका रिज़ल्ट जो है ईपीएस थोड़ा सा बेहतर हुआ है 1.07 का, लेकिन देते दिलाते कुछ नहीं है। बहरहाल बेहतरी की उम्मीद है आगे शायद। जावेदान कॉरपोरेशन, इस क्वार्टर में इनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया। असल में ये बेसिकली इनका रिज़ल्ट ये वो है ना, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो इनका रिज़ल्ट सिर्फ सेल्स की वजह से नहीं होता। कई दफ़ा ये भी होता है कि वो प्रॉपर्टी की रिवैल्यूएशन करके ऊपर निकल जाते हैं, तो इसलिए इट्स डिफ़िकल्ट टू से कि ये पूरे साल में इसी तरह 5-6 रुपये देगा, हो सकता है। तो इसका पिछले साल का 17 का ईपीएस था और 6 रुपये का डिविडेंड दिया है, तो उस हिसाब से हम ये नहीं कह सकते कि ये अब ख़राब हो गया है। लेकिन अगर क्वार्टर टू क्वार्टर का असेसमेंट करें तो वो इतना अच्छा नहीं रहा। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन का रिजल्ट आया तो इनका है जी 10 का तकरीबन 11 रुपये का ईपीएस आया है अनकंसोलिडेटेड, और कंसोलिडेटेड में तो बहुत ज़्यादा इनका आता है, लेकिन वे कंसोलिडेटेड बैलेंस में से कोई बहुत ज़्यादा डिविडेंड नहीं देते। अब अगर इसका देखें पिछले क्वार्टर में कितना था, एक तो इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अपडेटेड ही नहीं होती सही, कुछ कंपनियों की नहीं सही होती, तो इसका हम यहाँ से अंदाज़ा लगाते हैं 1.45 प्रॉफिट था इसका, तो प्रॉफिट तकरीबन इसका मेंटेन हुआ है। और पिछले साल में 20 रुपये का इसने दिया डिविडेंड, तो उस हिसाब से 20 रुपये का डिविडेंड अभी भी दे सकते हैं इस साल में, अगर ऐसे चलता रहे। हाफ ईयरली पे एक दफ़ा देंगे और एक दफ़ा एनुअल पे, और उस हिसाब से तकरीबन 13-14% यील्ड बनती है। सेंचुरी पेपर का आया जी एम ही रिजल्ट है। आर्टन एनर्जी का आया, ये इनका इस क्वार्टर का आया 4.67। असल में ये वही है जो इनको डिविडेंड मिला होगा वहाँ से, रूस पाकिस्तान से, तो अदर इनकम में आ रहा है, और वही इन्होंने तकरीबन इतना ही इन्होंने पे आउट भी दिया। लेकिन अगर इसके हम कंसोलिडेटेड देखें तो इस दफ़ा ईपीएस काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। इसका मतलब है कि इस क्वार्टर में रूस पाकिस्तान से ज़्यादा बिजली नहीं ली गई और उनका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं रहा। तो अगर तो ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा तो साल में 4 रुपये का ईपीएस उनका बनेगा। पिछले साल उनका 10 से ऊपर था, या 8 था या 10 या ना था, एग्जैक्ट हमें याद नहीं, लेकिन यह है कि इस क्वार्टर में इनकी कम हुई है। बहरहाल इन एनी केस जो उनके पुराने रिसीवेबल्स हैं वो तो हुकूमत ने उनको कभी ना कभी देने ही हैं, वो जब देंगे तो रूस पाकिस्तान आर्टन एनर्जी को वो डिविडेंड के तौर पे देगा और ये अपने शेयर होल्डर्स में बांट देंगे। तो उस हिसाब से इस रेट पे ये कोई इतना नुकसान नहीं देगा। और रिजल्ट के बाद थोड़ा सा नीचे गया, फिर वापस अपने रेट पे आ गया, तो
डिफिकल्ट टू से कि क्या यहाँ से और फर्दर नीचे जाएगा या अब यहाँ पे सस्टेन करेगा कुछ अरसे, लेकिन ठीक है। यह जी STCL, इसका भी रिजल्ट कोई इतना अच्छा नहीं है, डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। बर्जर का भी 2 रुपये का रिजल्ट आया है, वो ख़ास नहीं, जो देते दिलाते भी कुछ ख़ास नहीं है ना। खालिद सिराज का लॉसेस में है फारिग। हब कंपनी ने 5 रुपये का डिविडेंड दिया, थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आया, एकदम तो नीचे गया और फिर थोड़ा सा ऊपर आ गया। लेकिन अगर इसके हम देखें प्रॉफिट्स, तो प्रॉफिट्स तो इसके कम हुए हैं इस दफ़ा। EPS 3 रुपये का आया तो 5 रुपये का डिविडेंड दे दिया। तो ये कंपनियों को इस तरह वैसे नहीं करना चाहिए कि कम कमा के ज़्यादा दे रही हैं, वो एक लोगों को जो है ना फॉल्स इंप्रेशन डालती हैं। लेकिन अब कंसोलिडेटेड देखें तो कंसोलिडेटेड इसकी अर्निंग काफ़ी बेहतर हुई है, इसका मतलब है इसकी सब्सिडरीज भी अच्छा कमा रही हैं। तो लेकिन ये यहाँ से इस तरीके से भी असेस किया जा सकता है कि जो सब्सिडरीज कमा रही हैं, हो सकता है वो अगले साल, मतलब एक हब अपने सब्सिडरीज के प्रॉफिट में से तब तक अपने शेयर होल्डर्स को वो पैसे नहीं दे सकती जब तक वो सब्सिडरीज हब को डिविडेंड ना दें। तो ये हो सकता है, इस कंपनी की इतनी ज़्यादा सब्सिडरीज हैं कि ये असेसमेंट करना इसका बहुत ही मुश्किल है, और हमने इसको असेसमेंट उस तरह सही तरह नहीं किया हुआ। आप अपने ब्रोकर से कंसल्ट करके इस शेयर के बारे में ज़्यादा तफसील जान सकते हैं, उन्होंने शायद इसकी डिटेल वर्किंग की हो। लेकिन फ्यूचर में ये हो सकता है कि जैसे सब्सिडरीज ने ज़्यादा कमाया इसलिए कंसोलिडेटेड अर्निंग ज़्यादा है, तो वो सब्सिडरीज डिविडेंड दें हब को और फिर हब दे शेयर होल्डर्स को, और वो यहाँ से उसको 20-25 के डिविडेंड को मेंटेन कर सकें, चाहे उनकी EPS साल की बहुत ज़्यादा ना हो तब भी। तो ये है जी हब का स्टेटस। आरिफ हबीब कॉरपोरेशन है जी, इनका भी बस इनका 6 रुपये का आया है। ये क्या करते हैं आरिफ हबीब कॉरपोरेशन? हाँ, रिजल्ट तो ठीक है और अपर लॉक भी लगा है। लेकिन ये थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, कंसोलिडेटेड है, इंडिविजुअल को देखना चाहिए। हाँ ये है, वो 2 रुपये का है, वो बस इतना ऐसे ही है। ये अच्छा, कई दफ़ा कंपनियां यही करती हैं ना कि कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स पहले शो कर देती हैं, लोग वो देख के कई दफ़ा उस शेयर में घुस जाते हैं। तो वो ऐसी चीज़ों को ज़रा गौर से देखना चाहिए। पे आउट शेआउट वैसे 4 रुपये का दिया पिछले साल भी, तो उस हिसाब से इस रेट पे वैसे ठीक है। लेकिन हमने कोई सिक्योरिटीज़ कंपनीज में हमने कोई ख़ास ज़्यादा किया नहीं हुआ, इसका हमें ज़्यादा तफसील पता भी नहीं है कि इसकी इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे है। सब फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर आ रहा है तो हो सकता है उसी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, तो लेकिन अभी हमने इसको स्टडी नहीं किया हुआ। अच्छा जी, मेट्रोपॉलिटन स्टील ये लॉस में है फारिग। मेटाटेक बहुत ही हल्का सा प्रॉफिट है, लेकिन देखें बिजनेस बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। इत्तेहाद केमिकल्स रिजल्ट अच्छा है लेकिन डिसअपॉइंट किया, इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। पहले भी ये कम ही देते थे, लेकिन हर क्वार्टर में आई थिंक 1 रुपया तो दे रहे थे। ओवरऑल जितना कमा रहे हैं उसमें से इतना ज़्यादा नहीं बांट रहे, लेकिन फिर भी 1 रुपया दे रहे थे तो वो दे देते, वो नहीं दिया इन्होंने, लेकिन फिर भी नेगेटिव नहीं हुआ इतना। अच्छा जी, जनरल टायर 0.57 को ख़ास नहीं है। मिलर ट्रैक्टर, इनका EPS काफ़ी बेहतर हुआ, 12 रुपये का हो गया है। सेल्स भी देखें काफ़ी अच्छी हुई हैं, लेकिन ये है कि प्राइस काफ़ी ऊपर है उस हिसाब से। अगर इस EPS को मेंटेन भी करें, साल में 44 रुपये का EPS बन जाए, 45 का बन जाए, तो फिर भी ये हाई है। लेकिन इसमें असल में ये है कि इसमें ना होल्डिंग बहुत ज़्यादा है उनकी, अपने जो उनके डायरेक्टर्स के हैं, और वो उनका जब अक्सर वो ख़रीदते रहते हैं मार्केट से, तो ये हो सकता है कि इसको बहुत ज़्यादा नीचे ना जाने दें, और अगर उनके पास होल्डिंग ज़्यादा हो जाए तो उसको ऊपर भी लें ज़्यादा। लेकिन हमने इसमें से अब नहीं रखा हुआ, एक ज़माने में होती थी हमारी, लेकिन अब नहीं है। शादाब टेक्सटाइल फारिग। निमर है जी, निमर का बस ऐसे ही है 2.8, छोड़ दें। रूपाली पोलिएस्टर है जी, लॉसेस 5 के, नहीं छोड़ दें भाई। टेक्सटाइल सेक्टर में जब तक वो रिकवरी नहीं महसूस होती तब तक उससे दूर रहें। कुछ गिनी चुनी कंपनीज हैं जो अच्छा कर रही हैं, लेकिन ज़्यादातर टेक्सटाइल सेक्टर सफ़र कर रहा है। FFC का बहुत डिसअपॉइंटिंग पे आउट आया, इन्होंने 4 पे तकरीबन दिया है इंटरिम डिविडेंड। देखें अर्निंग इनकी आई है तकरीबन 7 रुपये 18 पैसे, उतनी आई है जितनी इफर्ट की आई थी।
तो ईफर्ट ने 6 रुपये का डिविडेंड दिया था, तो इन्होंने बहुत डिसअपॉइंट किया इस दफ़ा। हो सकता है इनको गैस के बढ़ने की वजह से जो मुस्तकबिल में जो है ना प्रॉफिटेबिलिटी सफ़र होती नज़र आ रही है, लेकिन जो भी हो इट्स नो ब्रेनर कि अगर ये और ईफर्ट में से आपने चूज़ करना है तो आपको ईफर्ट को चूज़ करना चाहिए। उसके बाद है जी ज़हूर कॉटन, कोई ख़ास नहीं रिजल्ट, छोड़ दें। उसके बाद है AEL, ये भी ऐसे ही है। उसके बाद है जी पाक ऑक्सी, ये भी फारिग। तो निशात चुनिया पावर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आज इनका कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन था, तो बेसिकली उसका मेन एजेंडा तो वही था कि डिविडेंड क्यों नहीं दिया, और उस पर उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट्स में लिखा था वही लिखा था कि जो उन्होंने अपने लोन्स अदा किए हैं, तो उन्होंने कहा है कि लोन्स का क्योंकि इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने यही समझा कि शेयर होल्डर्स के लॉन्ग टर्म बेनिफिट में यही है कि हम लोन्स अदा कर दें। और उन्होंने ये भी लिखा हुआ था कि ये जो है ना शॉर्ट टर्म के लिए इसको डेफर किया है। अब शॉर्ट टर्म आमतौर पे ना 12 महीने होता है। इसका मतलब ये है कि उनकी बातें सुन के हमें ऐसा लग रहा है कि 2024 में जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, अभी जैसे उन्होंने Q1 का रिजल्ट आया है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है, अगर इस हिसाब से ये कमाते रहें और साल में कोई 12 रुपए की EPS बने, तो हो सकता है वो 4 रुपए तकरीबन 2024 के और 4 रुपए 2023 के हिस्से के मिला के फिर से इस पूरे साल में किसी टाइम पे थोड़ा थोड़ा करके भी दे सकते हैं और इकट्ठा भी दे सकते हैं। तो 8 रुपए से लेके 10 रुपए का डिविडेंड हो सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम 4 रुपए का डिविडेंड तो होगा। आज तक हमने जितने भी सेशंस अटेंड किए हैं, कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के हवाले से इतनी कंसर्न नहीं महसूस हुई जितना ये इन्होंने कंसर्न शो किया। बहुत से लोगों को जब हम कहते हैं कि भाई आप डिविडेंड नहीं देते, तो आगे से उल्टी सीधी बात कर जाते हैं या गोली करा देते हैं। बहुत ही थोड़ा सा डिविडेंड दे रहे होते हैं और कह रहे होते हैं हम तो बड़ा अच्छा दे रहे हैं। तो इन्होंने तो बड़ा मतलब हमें आज लगा कि इन्होंने मतलब ऐसे लगा कि उनकी ख्वाहिश है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड दें। अब लेट्स सी वो कितना आगे देते हैं, लेकिन दो तीन बातें उसकी और हैं जो हमने अपने पावर सेक्टर की वीडियो में जैसे मेंशन किया था, वो चीज़ वैलिडेट हो गई वहाँ पे कि इनका बिजली बनाने का एग्रीमेंट 2035 तक है, वो कैपेसिटी पेमेंट्स वाला एग्रीमेंट, और बाकी बहुत सारी कंपनीज का वो 27-28 में ख़त्म हो जाएगा, और वो इनका और NPL का चलता रहेगा, और आई थिंक सैफ पावर का भी 2040 तक है। तो उस हिसाब से बाकी कंपनियां आहिस्ता आहिस्ता बैठती जाएंगी और ये आगे चलती रहेंगी। तो ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये बेस्ट कंपनीज हैं दो। और अब क्योंकि इनका लोन का उस तरह मसला नहीं है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि अब ये अच्छा डिविडेंड देंगे इस साल। अगर 4-5 रुपए का भी देते हैं फिर भी इस रेट पे बहुत अच्छा है, लेकिन यू नेवर नो, दे अगेन सरप्राइज यू। बहरहाल वहां पे उनको ये भी बताया गया, हमने भी बताया कि भाई आप कोशिश करें क्वार्टरली डिविडेंड्स पे शिफ्ट हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि छोटे शेयर होल्डर्स को फ़ायदा भी मिलता रहे और मार्केट में इतनी स्पेकुलेशन की वजह से ऊंच नीच भी ना हो। लेकिन उस पर पता नहीं वो क्या डिसीजन लेंगे। लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू हमें ये लगा कि वो ये चाहते हैं कि उनकी कंपनी में ऐसे लोग इन्वेस्ट करें जो लॉन्ग टर्म का सोचें, ये नहीं कि बस इस क्वार्टर पे जो है ना ये बड़ा डिविडेंड देने लगे हैं तो इसमें घुस जाओ और नहीं दिया तो निकल जाओ। उनकी ऐसी मतलब इंटेंशन हमें लगी कि वो ये चाहते हैं कि लोग इनकी कंपनी में लेके बैठे रहें, और फिर ऐसे शेयर होल्डर्स जो लॉन्ग टर्म का सोच के बैठे हैं, उनको अगर किसी टाइम पे इकट्ठा भी दे दें तो ये उन शेयर होल्डर्स का बेनिफिट है। तो ये हमें उनका कुछ जो है ना इसमें नज़रिया लगा। लेकिन लेट्स सी, दो तीन लोगों ने कहा उनको कि क्वार्टरली पे शिफ्ट हो जाएं, हो भी सकते हैं कि क्वार्टरली पे आ जाएं, और ये भी हो सकता है कि वो कोई छक्का मारें। तो इसलिए इसमें लॉन्ग टर्म का सोच के बैठना ज़्यादा मुनासिब है, और उस हिसाब से इस रेट पे ये बुरा नहीं है। ऊपर जा चुका है, काफ़ी नीचे बीच में गया था फिर ऊपर आया है, लेकिन इस रेट पे लिया जा सकता है। और अगर यहाँ से नीचे जाए तो परेशान नहीं होने की ज़रूरत, वहाँ पे और लेना चाहिए, ये भी और NPL भी। सर्कुलर डेट तो बढ़ता जा रहा है, गवर्नमेंट से रिसीवेबल्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उनकी भी यही अंडरस्टैंडिंग है कि जिस तरह बिजली महंगी हुई तो आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत इनकी पेमेंट्स रिलीज करेगी। हाँ, ये हो सकता है, इस बारे में उनसे सवाल नहीं हुआ, लेकिन ये हो सकता है कि ये जो निगरान हुकूमत है ये इतनी ज़्यादा पेमेंट्स रिलीज ना करे, जब इलेक्शन हो और नई हुकूमत आए वही इनके पेमेंट्स रिलीज करे। लेकिन और उस वजह से थोड़ा सा डिले इसमें आ सकता है, लेकिन बहरहाल उनकी भी अंडरस्टैंडिंग यही है कि अगले 12 मंथ्स में रिसीवेबल्स में से काफ़ी पेमेंट्स उनको मिलेंगी और फिर उनके पास अच्छा पैसा जमा होगा अच्छा डिविडेंड देने के लिए। तो ये हमने सोचा कि उस कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन का कुछ सिलसिला आपको अपडेट करते हैं।
तो ये था जी आज का सेशन। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया। आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें, और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है गैर ज़रूरी और मनफी कमेंट से गुरेज किया जाए। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।